नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूरा कंप्लीट वीडियो है, जिसमें आपको हिंदी पैसेज देखने को मिलेगा। और अगर हम पैसेज की बात करें तो ये नंबर 11 है, मतलब मैं ऑलरेडी 10 पैसेज जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो कंप्लीट वीडियो है। जिस तरीके का पेपर आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट पेपर उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपने यूँ समझ लीजिए कि अगर ये पेपर आपने सॉल्व कर लिया और इस पेपर में आपके जो है 25 क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में भी अगर आपके जो है 20 से प्लस जो है क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो आप समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पैसेज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या किस तरीके से सॉल्व करना होगा। ये सब चीज़ें हम इस पर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स लगाने का कोशिश करिए। डेली एटलीस्ट एक पेपर अब आप लगाइए, डेली एक पेपर। और पेपर 150 क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही सारे पेपर्स जो हैं, यही क्वेश्चंस आपको सिलेबस में जो जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत कुछ आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी इशू हो। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे एक पद्यांश आता है और एक गद्यांश आता है। आपको पढ़ना है, उसके बाद उससे दिए हुए रिलेटेड उससे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने होते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप पद्यांश पढ़ रहे हैं या गद्यांश पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार। क्वेश्चंस को जब सरसरी निगाह से आप देख लोगे, तो पद्यांश पढ़ते हुए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, मेरा मानना है। ठीक है, तो हम वही चीज़ अभी करेंगे। यहाँ पे हम पहले पद्यांश पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मतलब पहले हमने क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पद्यांश पढ़िए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पद्यांश पढ़ते हैं पहले। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही, मतलब चारों दिशाओं जो है मुझे आगे बढ़ने का बुलावा दे रही हैं। सफलता का रास्ता मेरे सामने खुला हुआ है ना। सफलता का द्वार मेरे लिए है, मतलब मेरे सामने खुला, वो मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। मतलब मेरे रास्ते में ना कोई रुकावट देखने को मिल रही है, ना कोई बाधा देखने को मिल रही है। और किसी तरीके से मन में जो संदेह है वो भी हमारे अंदर नहीं है। डर भी नहीं है, ना कोई किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरे मन में जो है दृढ़ विश्वास भरा हुआ है, अटल एक विश्वास मन में भरा हुआ है, नहीं पथ डगर, मतलब कोई भी रास्ते में किसी तरीके का कोई अनजान, मतलब अस्पष्ट जो चीज़ है मेरे सामने नहीं है। मुझे साफ साफ अपने बारे में सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यही इसका मूल अर्थ निकलता है। हृदय में कहीं कह रहा वह बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। अब यहाँ पे हृदय में कहीं, तो मतलब मन के भीतर एक जो है आवाज आती है कि धरती, धरा, अंबर, गगन, ये सब चीजें, तो मतलब धरती आसमान जैसे मेरे लिए ही बने हैं, सिर्फ तेरे लिए बने, मतलब मेरे लिए बने हैं। ठीक, नहीं कुछ जहां यहां जो मुझे रोक पाए, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रोक पाए, मतलब मेरे कदमों को रोक पाए, या बहुत सारी चीजों की हम व्याख्या इस पे कर सकते हैं। ठीक है, न कोई यहां जो मुझे टोक पाए, ना मुझे रोक पाएगा और ना यहाँ पे मुझे कोई टोक पाएगा। मतलब टोकना मतलब बाधा उत्पन्न करना हो गया। ठीक है, अजानी हवा में बह जा रहा हूं, अनजानी हवा में बह जा रहा हूं। कविता में भाव इसी तरीके से लिखा जाता है ना। तो अजानी हवा में बह जा रहा हूं, मुझे आज लगता है कि मैं वो नहीं हूं। तो अजानी हवा मतलब मैं किसी मतलब अनजान हवा या अनदेखी दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, प्रभावित होता जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं पहले जैसा वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे भीतर एक नया जो है आत्मविश्वास आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से इसको भाव दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। अब इसका मतलब मेरे चारों ओर की जो दिशाएं हैं इंद्रधनुष की तरह चमक रही, जगमगा रही है ना। इंद्रधनुष दिशाएं जगमगा रही है, और दूर दूर तक जो है फैला प्रकाश जो है मेरे जो है अलौकिक मधुरता पिए है, मतलब मंदिर मदिर रस,
है ना? अलौकिक मधुरता से जो है मतलब मेरा जो है मन भरा हुआ है, मानो प्रकृति जो है स्वयं जो है इस चीज़ का उत्सव मना रही हो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, जो मैंने आपको इस पूरे जो कविता की व्याख्या करी है, आप भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं बहुत सरल भाषा में। जैसे मैंने किया है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में आप तोड़ते जाइए। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं ना, तो व्याख्या करना और आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, व्याकरण में इंद्रधनुषी जो है शब्द के बारे में पूछा रहा है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी है क्या? तो यहाँ पे विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो यहाँ पे जो पहली लाइन ही दी गई है, ये विशेषण शब्द की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए है, जहाँ पे ये जो है दिशाओं के गुण बता रहा है ना? तो दिशाओं के ही तो गुण बता रहा है, ठीक है? दूसरा है अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्दों को हमें पहचानना है, तो व्यवधान उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, है ना, अवरोध उत्पन्न करना, ये सब तो एक जैसे मालूम पड़ते हैं। लेकिन डगर जो है, ये जो है डगर मतलब रोड का पर्यायवाची शब्द मान सकते हैं। तो यहाँ पे यही जो है हमें शेष से भिन्न नजर आता है, ठीक है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, पैसेज जो होता है वो 15 नंबर का आता है और 15 में से 15 आप सही कर सकते हैं। मतलब अगर ह्यूमन एरर भी कर दोगे ना, गलती से भी गलती कर दोगे, तो भी आपके 14 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इतने क्वेश्चन सही कर पाना और किसी जो है सीडीपी हो या फिर ईवीएस में हो, थोड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ आंसर आपको देना होता है। यहाँ पे तो 15 क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हैं, बस आपको उत्तर ढूंढना है और उत्तर ढूंढना आना चाहिए, है ना? तो बस यही चीज़ है, पहले प्रश्न पढ़िए, फिर उसके बाद पैसेज को रीड करिए। जब आप पैसेज को रीड करते हैं तो अंडरलाइन, सर्कल, है ना, डॉट डॉट डॉट, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते जाइए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको याद रहेगा कि किस में अंडरलाइन देखनी है, कहाँ पे क्या डॉट डॉट देखनी है, तो एक जगह मिस मैच नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे सीधा एक सिंगल लाइन से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए। चलिए, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। कविता का जो है केंद्रीय स्वर है, मतलब जो मेन हिडन पॉइंट है वो क्या है? तो देखिए, कविता जो है, पूरी कविता में जो कवि है वो है अनसुनी, अनजानापन, कर्म और प्रेरणा। आंसर है ऑप्शन सी, उत्साह और आत्मविश्वास की बात कर रहा है, मतलब हर अवरोध से मुक्त है यहाँ पे। मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वहाँ पे जो है मतलब उत्साहित महसूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? तो आपने अगर पढ़ा हो, जो कि आपकी जो है सेकेंड लाइन दी गई है, दिशाएं क्यों बुला रही, दिशाएं में दिया है सफलता के द्वार मेरे लिए है, तो यहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए बुला रही हैं, संदेह दूर करने के लिए नहीं बुला रही, कविता पाठ करने के लिए नहीं बुला रही, अनजान रास्तों से बचाने के लिए, बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए बुला रही है। नेक्स्ट है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? तो भाई देखिए, कवि जो है तीसरी लाइन आप पढ़ेंगे तो कवि को जो अटल विश्वास दिया जा रहा है, यहाँ पे कवि स्वयं कह रहा है ना, कि कोई अवरोध, कोई बाधा अब नहीं रह गई है मेरे सामने। तो यहाँ पे देखिए, पांचवे का आंसर है, ना कोई रुकावट दिखाई देती है और ना ही किसी तरीके का कोई बाधा दिखाई पड़ रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी है। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया? अब देखिए, यहाँ पे लास्ट जो है थर्ड लाइन आपको दी गई है, जहाँ पे पूरी एक साफ साफ बात कही जा रही है कि कवि का जो है व्यक्तित्व बदल गया है, मतलब कवि पहले जैसा नहीं रहा है, उसके अंदर जो है व्यक्तित्व का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे छठवें का जो आंसर दिया गया, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए, बहुत सिंपल था। सीटेट का पूछा हुआ जो है पैसेज है, कुछ इस प्रकार से आते हैं। मैं हमेशा डेली आपको नए और प्रीवियस ईयर के पैसेज देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझाना मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं देता हूं। अब आ जाते हैं गद्यांश। गद्यांश से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पैसेज में गद्यांश से टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको, और जो है पद्यांश से जो है 6 क्वेश्चन होते हैं। आमतौर पर चलन तो यही है, मतलब पिछले कुछ वर्षों से तो इसी तरीके से चला आ रहा है, ठीक है। अब बाकी 15 क्वेश्चन पेडागोजी से होंगे, तो मैं भी वो 15 क्वेश्चंस भी बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आखिर तक वीडियो देखना, बहुत सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या है कि जब आप गद्यांश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए एक सरसरी निगाह से कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ है, तो यहाँ पे गलती की बात हो रही है।
गांधी जी ने वगैरह शब्द के लिए आपत्ति क्यों जताई है, गांधी जी ने डायरी लिखने पर जो है इबादत करने जैसा क्यों कहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बना रहेगा कि क्या क्या बातें क्वेश्चन में गद्यांश में पूछा गया। अब पढ़ते हैं गद्यांश। तो ये तो पता चल गया कि गांधी जी के संबंध में ये पद्यांश है। मनु बहन ने पूरे दिन डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह। अब देखिए वगैरह वाला बात हुई थी, वगैरह। गांधी जी प्रतिदिन डायरी जो है पढ़कर उस पर, अब कौन लिखता था डायरी? गांधी जी। हस्ताक्षर भी करते थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ हस्ताक्षर। देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढिए, है ना। मैं पहली अभी पढ़ रहा हूँ सीधा सीधा, आप समझिए। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, है ना। मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। वगैरह का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, जबकि मनु बहन ने वगैरह का प्रयोग किया था। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी बात पे आपत्ति दर्ज कराई थी इन्होंने। अब देखिए जिसने जो पढ़ा हो वो लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया ये मालूम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितना पच गया है वो मालूम होता है। जो बातें हुई हों वो लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा, मतलब डायरी एक लिखने की जो पैटर्न होता है उसकी बात कर रहा है ना। तो डायरी विधा की पवित्रता को समझा जाए कि किस तरीके से। विधा मतलब जो कला होती है, डायरी की जो लिखने की एक कला कह सकते हैं, या फिर एक पैटर्न होता है जिस तरीके से, है ना, उस तरीके की बात हो रही। तो उस डायरी की जो पैटर्न होता है, डायरी लिखने का जो प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, उसकी पवित्रता को यहाँ पे समझा जाए। गांधी जी ने जो है पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, ये इबादत करने जैसा एक विधा है ना। हमें शुद्ध और सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से, है ना, लिखना चाहिए। मतलब कोई चीटिंग नहीं कि कोई घटना हुई थी फिर उसमें बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो, मतलब कोई हमारे विरुद्ध हो या हमने कुछ भी ऐसा कोई ऐसी घटना करी हो, फिर भी उसको सही रूप में आपको अगर डायरी में लिखनी चाहिए। हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है इससे। हम जैसे थे वैसा हमने स्वीकार किया और डायरी में लिखा, तो कोई अगर हमारी डायरी पढ़े तो हमारे व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को समझ पाए, ठीक है, क्योंकि हमने सच्चाई को स्वीकार करने की हमारे अंदर शक्ति है। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? देखिए पहला क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, डायरी के बारे में बात हुई थी। तो उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी के काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। तो सातवें का आंसर वगैरह से जुड़ा हुआ है, इसी की गलती का एहसास कराया था गांधी जी ने। आंसर हो गया ऑप्शन ए। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर आपत्ति क्यों जताई थी? तो देखिए वगैरह शब्द पर आपत्ति इसलिए कि वो चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए, या वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग किया जाए, ऐसा तो उन्होंने कोई व्याख्या नहीं करी थी। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, भाषा के संदर्भ में नहीं होना। उन्होंने तो डायरी की विधा की बात कही थी। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता देखने को नहीं मिलती है। मतलब वगैरह वगैरह, आज तुमने क्या किया, अरे वही सब वगैरह वगैरह काम। अब वगैरह वगैरह आपने जैसे कहा, तो इसमें ना आपका कार्य समझ में आया कि आपने कौन सा कार्य किया, आपके विचार समझ में नहीं, तो इसमें अस्पष्टता नजर आती है इन शब्दों में, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, डायरी में गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों माना था? तो देखिए डायरी को इबादत करने जैसा इसलिए माना था, इसमें समय लगता है, या फिर कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, या फिर रोज कार्य किए जाते हैं, या फिर ये सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो इबादत करना मतलब अपनी सच्चाई और ईमानदारी को स्पष्ट बनाए रखना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं आंसर को। आंसर हो गया नाइन्थ का आंसर हो गया ए। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा समय गुजर जाता है, या फिर व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है, या फिर पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब, या फिर इसे महत्वपूर्ण बस मानते थे। नहीं, डायरी से क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, या फिर हम कह सकते हैं स्वयं का विश्लेषण करता है, स्वयं का मूल्यांकन भी हो पाता है। डेली अपनी डायरी लिखी हुई बातों को फिर जब पढ़ता है तो अपनी खामियों को समझ पाता है कि मैंने ये गलतियां की, और बिल्कुल ईमानदारी से डायरी लिखने की भी बात कही है उन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो देखिए डायरी पढ़ना क्या होता था, तो डायरी जो पढ़ते थे डेली, उसके बाद उस पर वो हस्ताक्षर करते थे। तो यहाँ पे हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण किया जा सके, करते थे क्योंकि वो नियम था
लोगों को अपनी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे, ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, आपको व्याकरण के संबंध में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन व्याकरण से मिलेगा, गद्यांश और पद्यांश दोनों में से। ठीक है? डेली जब पेपर आप लगाओगे तो व्याकरण भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, समास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सीधा-सीधा आंसर मैं आपको देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। 12वें का सी है। सी कैसे हो गया? क्योंकि प्रतिदिन में जो प्रति शब्द है वो पहला पद है, ये एक अवयव शब्द है, ये एक प्रधान शब्द है, और दिन जो है हर दिन, मतलब प्रतिदिन, हर दिन। यहाँ पे जो शब्द है, अवयव शब्द की प्रधानता देखने को मिलती है, तो यहाँ पे अवयव भाव समास देखने को मिलेगा। ठीक है? पढ़ा हुआ कितना पच गया है, ये शब्द दिया गया था, इसका क्या अर्थ है? तो पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका मतलब है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया, या फिर उच्चारण के साथ पढ़ा है, विश्लेषण किया है, या फिर कितना समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, जो तर्क संगत आंसर होगा, बहुत सारे बच्चे जो है डी आंसर लगा रहे होंगे, नहीं, बल्कि आंसर होगा ऑप्शन ए, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। आत्मसात का मतलब होता है एसिमिलेशन। जो भी आपने पढ़ा, पुराने से आपने, जो पुराना ज्ञान है और नया ज्ञान है, उसमें आपने कितना जो है एक दूसरे को मर्ज किया, कितना मिलाया, है ना? यही है, मतलब आपने पढ़ा हुआ कितना समझा, ये समझ लीजिए। आत्मसातीकरण आपने हिंदी पेडागॉजी, सॉरी माफ कीजिएगा, सीडीपी पेडागॉजी में पढ़ा होगा, जो जुड़ा हुआ है पियाजे से। इसको बाकायदा पियाजे ने आत्मसातीकरण समझाया था। आत्मसात जो यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में बोले तो एसिमिलेशन, या दूसरा शब्द भी है ऑब्जर्व करना, है ना? ऑब्जर्व करना मतलब अपने आप में ऑब्जर्व करना, उसका जो है समझ, ऑब्जर्व करना, समझ पैदा करना, है ना? यही चीज होती है। तो आत्मसातकरण क्या होता है? पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को जो है एक दूसरे से मिलाना, है ना? आत्मसात करना। यहां पे बात समझ गए? चलिए, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कार्य शब्द का काम, सेवा, कारज। देखिए, जो हिंदी का जो बिगड़ा हुआ, तद्भव का मतलब होता है जो शब्द होगा हिंदी का बिगड़ा रूप होता है, बिगड़ा रूप होगा, है ना? अक्सर ऐसा जो रूप होता है, ये आपको गांव में देखने को ज्यादा मिलता है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में। जैसे आप, जैसे काम काज, तो काज जो शब्द है वो कार्य का है ना? कार्य शब्द एक तत्सम शब्द हो सकता है, तत्सम शब्द है, और इसका जो हो तद्भव रूप होगा वो काज रूप होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगा करके शब्द कौन सा बनेगा? तो इक जो प्रत्यय होता है वो बाद में बनता है, मतलब लास्ट में लगाया जाता है। तो विचार, विचार शब्द हो गया, और इसमें कह रहा है इक जोड़ दीजिए, तो ये शब्द बनेगा ये बनेगा वैचारिक। ठीक है? आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको पैसेज में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये पैसेज इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है? अब आ जाते हैं सामान्य से क्वेश्चन जो पेडागॉजी में अक्सर पूछे जाते हैं, उसका आंसर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा जिनकी संख्या जो है 6 है, और अगर हम बात करें नहीं है, तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत ये है, लेकिन जो है ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर नहीं होगा। तमिल जो कि पहली जो है शास्त्रीय भाषा है, जो कि 2004 में जोड़ी गई थी, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भाषा का भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला, पुरुष, सभी धर्म, जाति, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ये राजनीतिक प्रयुक्ति से जुड़ा हुआ है या फिर सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। यहाँ पे भारत के संदर्भ में जो है बात कही जा रही है, सामाजिक संदर्भ में बात कही जा रही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है? अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा जो है विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं होगा? तो 18वें का देखिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, तो देखिए त्रिभाषा सूत्र में विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही तीनों भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन विदेशी। देखिए बात यहाँ त्रिभाषा सूत्र का जो है मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई। अब त्रिभाषा सूत्र में मतलब एक तो हो गया क्षेत्रीय भाषा, या फिर हम कह सकते हैं मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी भाषा है वो है हिंदी, और तीसरी भाषा है, जो तीसरी भाषा दी गई है वो है या तो मतलब विदेशी भाषा या फिर कोई अन्य आधुनिक भाषा। विदेशी भाषा भाई अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, अपनी कब से भाषा होने लगी? विदेशी भाषा, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई अन्य भाषा। ठीक है, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? तो सामग्री की प्रामाणिकता जो है वो अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, या फिर सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, या फिर जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित और लिखित सामग्री। देखिए सामग्री की प्रामाणिकता मतलब होता है जीवन के संदर्भ से जुड़ी हो या वास्तविक जीवन के संदर्भों से जुड़ी हुई, है ना, जिसकी पुष्टि की जा सके, प्रामाणिक हो। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए और वास्तविक संदर्भ जो आ जाए तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड लेते हुए इसको सही आंसर मानते हुए आंसर लॉक कर देना। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो बच्चों के द्वारा अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया जो है रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो यहाँ पे पोर्टफोलियो इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या होता है, टीचर क्या करता है, अपने बच्चों का एक रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट में कंप्लीट जो है ऐसे कंप्लीट जो है उसका मतलब मूल्यांकन रखा जाता है, एक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें उसके पॉजिटिव, निगेटिव, है ना, सारी जो है कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलती है। फिर वो जानकारी जो है टीचर जो है पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स से साझा करता है, और जो भी कमियां उसको देखने को मिलती हैं, जो भी नेगेटिव जो है आपको रिपोर्ट्स में जानकारी होती है उसको सुधार करने का प्रयास करता है टीचर। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए और पोर्टफोलियो शब्द लिखा हो तो याद रखना ये पोर्टफोलियो ही आंसर आएगा हर बार। मैंने जितनी बार भी क्वेश्चन देखा है, जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, पोर्टफोलियो शब्द आया है तो पोर्टफोलियो ही आंसर दिया गया होगा। बाकी सभी को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय हमें क्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं ये अगर आपको पता है तो आंसर समझ जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जो सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं, जिनका आईक्यू जो है हम कह सकते हैं कि कम होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे, या फिर इनकी कुछ अपनी जो है क्षमता और सीमाएं होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उनको एक सामान्य बच्चा मानते हुए वैसे ही कार्य दें जो एक सामान्य बच्चा करता है। तो यहाँ पे हमें आंसर देना है, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब विशेष आवश्यकता वाले वो है कौन से सामान्य, जैसे दृष्टि बाधित बच्चे हो गए, या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हो गए जिनकी शारीरिक में कुछ कमी है ना, या फिर जो है श्रवण बच्चे जिनको सुनाई कम देता है, ऐसे बच्चों को जो है हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। तो उनकी क्षमता का ध्यान रखना होगा, उनकी सीमाओं का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे? अब कविता शिक्षण के संदर्भ में अगर बात कही जा रही तो कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, ये पॉइंट सबसे पूर्ण रूप से गलत होगा। कविता का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, कविता के कई अर्थ हो सकते हैं। कविता का अपना एक भाव होता है। जैसे मैंने अभी आपको जब पद्यांश कराया तो मैंने अपने भाव से उस कविता की व्याख्या करी। हो सकता है कि कई बच्चे उस कविता की व्याख्या अपने भाव से कुछ और कर रहे होंगे भाई, है ना। तो याद रखिएगा कविता के अपने अपने भाव से, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी है। सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती ऐसा नहीं है, है ना।
राजनीतिक परिस्थिति की झलक नहीं, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है हम ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे पूछ भी रहा है कविता शिक्षण के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को देंगे, तो हम कविता के अर्थ को महत्व देंगे, वो भी एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, इसको महत्व देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो पढ़ के आए थे टीचर के संदर्भ में, अगर हम बात करें, एक हमने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा और हमें पता था कि इस कविता की व्याख्या होती है ना। एक आपको याद हो तारे ज़मीन पर, जब पिक्चर आपने देखी होगी, मूवी है, उसमें जब एक हिंदी का टीचर एक एक आपको गद्यांश या पद्यांश एक लाइन लिख करके देता है बच्चे को और सबसे पूछता है इसकी व्याख्या करो, है ना। तो बच्चा जो है, जो तारे ज़मीन में जो मेन लीड हीरो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो उसका कहता है जो दिखता है वो कई बार होता नहीं है, जो होता है तो कई बार दिखता नहीं है। ऐसे और सब हंसते हैं और यहाँ तक कि टीचर भी हंसता है। तो यही इस क्वेश्चन में समझाया गया है, ठीक है। मतलब भाई उस बच्चे ने अपने संदर्भ में उसको जो है उसकी व्याख्या करी, टीचर कुछ और सोच रहा है ना, तो उसको लग रहा है वो गलत है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, जैसे जो है अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लगाना। नियमों का अति सामान्यीकरण, बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन सीटेट का बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी रचना के बारे में अगर हम स्पष्ट राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है, तो अगर किसी रचना के बारे में स्पष्ट राय बनाना चाहते हैं तो कविता और कविता बोध होना चाहिए? नहीं, विकसित करने की बात कर रहा है, किस चीज के बारे में? कविता बोध को विकसित करने, या साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, या साहित्यिक बोध और छंद बोध, या यहाँ पे भाषा बोध। देखिए कविता जो है भाषा और साहित्य से जुड़ी हुई होती है ना। तो किसी भी रचना अगर आप जो के बारे में स्वतंत्र राय बनाना चाह रहे हैं तो उसके भाषा की समझ होनी चाहिए। बिना भाषा और उस साहित्य को बिना उस साहित्य की समझ के बिना जो है आप कैसे जो है उसकी रचना के बारे में अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे सबसे सही जरूरी आंसर होगा। पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का उपयोग करते हुए बच्चा हिंदी भाषा में किसी नए शब्द को सीखते समय क्या करता है? तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कितने पियाजे, आत्मसातीकरण, और यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में किसी नए शब्द को सीखते समय एक बच्चा क्या करेगा। तो बच्चा वही करेगा, उस नए शब्द को अपने पुराने जो है शब्द या अपने पुराने ज्ञान में जोड़ लेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन, नए शब्द को अपने पुराने ज्ञान शब्द ज्ञान से जोड़ देना। तो देखिए जो भी पुराना, इसके स्कीमा शब्द भी जो है पियाजे ने डिफाइन किया। स्कीमा का मतलब होता है जो अभी आपके दिमाग में भरा पड़ा है ज्ञान, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। तो कई बार होता है नए शब्द को स्कीमा से जोड़ना। अगर यहाँ पे आत्मसाती की जगह जगह आ जाता समायोजन या फिर एकोमोडेशन, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाता नए शब्द को पुराने ज्ञान से संशोधित। यहाँ जोड़ने की जगह संशोधन शब्द जुड़ जाता या फिर बदलाव शब्द जुड़ जाता। तो याद रखना ये दोनों शब्दों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के सीडीपी ईवीएस हर जगह ये क्वेश्चन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पेपर देखने को मिलेगा। एक अच्छा पेपर था, अच्छे तरीके से आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस पेपर को सॉल्व किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम समय बचा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस दे दूंगा। बाकी मैंने पूरा कंप्लीट जो है आपका सिलेबस करा चुका हूं, बाकायदा एक जो नोट्स होता है बिल्कुल रिटन नोट्स आपको दे रखा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नोट्स आपको मिलेगा नहीं, आपको पेड बैच ज्वाइन करने पड़ते हैं। मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट फ्री नोट्स दिए हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, जो पहली बार देने जा रहे हैं, बिल्कुल बिना हिचकिचाए आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।